Hello and welcome student. Today we will cover the next lecture of motion in one dimension. So far we have already covered two topics. What do you mean by motion in one dimension? What do you mean by vector quantity? What do you mean by scalar quantity? What do you mean by velocity? What do you mean by distance, displacement, velocity, speed? In the parts of speed we have covered average speed, uniform speed, non-uniform speed. In the velocity, we have covered average velocity, non-uniform velocity, uniform velocity. Today we will discuss some topics which are left in the lecture 2, and then we will discuss some graph. और ग्राफ के बाद हम लोग पढ़ेंगे सीधे ग्राफ को डिस्कस करने के बाद सीधे जस्ट हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन by using graphical method. This is the only derivation which can be come in your final examination because the question paper are coming from the ISC board, so you must aware of all these things. हाँ, कुछ बच्चों से मैंने बात की तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं बच्चों को, तो अगर समझने में, क्योंकि कई बार वो लोग कहते हैं कि हाई लेवल जा रहा है। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, उस चीज को हम दोबारा पढ़ा दें। इसके बाद जब ये पूरी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा देन वी विल गो फॉर द न्यूमेरिकल्स। तो लेट्स स्टार्ट। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है। अब हमको पढ़ना था नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो हम लोगों ने जान लिया था कि वेलोसिटी में दो फैक्टर काम करते हैं। वेलोसिटी में दो फैक्टर काम करते हैं, एक तो मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। सो यूनिफॉर्म में तो क्या है कि अगर हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होता है, हमारा इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नॉन यूनिफॉर्म माने अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के भी हमारे कुछ एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। यहाँ पे फ्रीली फॉलिंग बॉडी में क्या है, अगर इन दोनों में से एक भी पैरामीटर चेंज हो रहा है तब भी वो किसका एग्जांपल होगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। अगर मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन चेंज हो रही है तो भी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगा। अगर हमारा डायरेक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तब भी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगा। और अगर ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहे हैं तब तो वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगी। सो मोशन ऑफ अंडर फ्रीली फॉलिंग बॉडी, तो सपोज द बॉडी कोई ऊपर से हम फेंक रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डायरेक्शन सेम है, बट एज वी अप्रोचेस क्लोजर टू द ग्राउंड वेलोसिटी increases. Direction same but velocity increases, so magnitude will not remain same. Therefore it is an example of non-uniform velocity. Another example is circular motion. Suppose we are moving in a circular motion. Suppose let's take an example of circular motion. Question number 16 या 17 आपका एक्सरसाइज का, ये एक्सरसाइज का इस पे बेस्ड है। तो सर्कुलर मोशन में क्या हो रहा है, हर पॉइंट पे हमारी स्पीड तो क्या है, कांस्टेंट है। स्पीड तो कांस्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि सर्कुलर मोशन में टेंजेंट जो डायरेक्शन होती है, किसी भी पॉइंट की, वो क्या होती है, उसका टेंजेंशियल होती है। मान लो आप एक पत्थर ले लें और उसको एक हाथ से घुमाएंगे तो अगर डोर आपकी कट जाएगी तो पत्थर टेंजेंशियली जाएगा, जहां पर भी होगा वहां के टेंजेंट से वो जाएगा। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रही है लेकिन स्पीड क्या है, कांस्टेंट, लेकिन डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो ये भी हमारे किसके एग्जांपल हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम है हर जगह, लेकिन हमारा मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन हर जगह क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। अब ये एक और एग्जांपल हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि अगर आपसे कोई पूछे गिव एन एग्जांपल इन विच डिस्प्लेसमेंट आ रही है कुछ, डिस्प्लेसमेंट 0 आ रही है और डिस्टेंस कुछ आ रही हो, डिस्टेंस हमारी आ रही हो और डिस्प्लेसमेंट क्या आना चाहिए, 0। ऐसा कौन सा एग्जांपल हो जाएगा, सर्कुलर मोशन। क्यों, मान लीजिए आपने इसकी रेडियस ले ली कुछ r, तो आपने पॉइंट ए से स्टार्ट किया और घूम करके पॉइंट ए पे आएंगे तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इसकी सरकमफेरेंस जो कि क्या हो जाएगी, 2 पाई r। लेकिन आप जिस पॉइंट से चले थे उसी पॉइंट पे आप वापस आ गए तो ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 0। तो दिस इज द एग्जांपल, सर्कुलर मोशन इज एग्जांपल इन व्हिच द डिस्प्लेसमेंट विल बिकम 0 एंड डिस्टेंस विल बिकम समथिंग, कुछ वैल्यू है। अगर आपने मान लो कोई बॉल है उसको यहाँ से उठा करके यहाँ फेंका, वापस उसको कैच किया, तो भी अगर वो L हाइट तक गया, अगर H हाइट तक गया तो हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2h। ये भी एक केस है क्योंकि ऊपर जितना जाएगा उतने नीचे आएगा, और जहां से चला वहीं पे आ गया तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जाएगा, 0। तो ये कुछ एग्जांपल हो गए हमारे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। उसके बाद हम लोगों ने समझा, आप लास्ट लेक्चर में देखिए, ये प्रॉब्लम हो सकती है आपको एक बार में समझ में ना आए तो आपको लास्ट लेक्चर को बार बार रिपीटली देखते रहना है,
तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट इंटरेक्शन तो हो नहीं पा रहा है कि आप डायरेक्ट अपने क्वेश्चंस पूछ पाए, इसीलिए आपको बार बार उसको देखना पड़ेगा वीडियोस को, और कहीं पे भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अब एक्सीलरेशन की बात करें, आप लोगों ने लास्ट वीडियो देखा होगा तो आप लोग याद करिए क्या होता है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। जब वेलोसिटी में कोई चेंज आता है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सीलरेशन। जब वेलोसिटी में कोई चेंज आता है तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन। कैसे? आप याद करिए कैसे बताया था हमने वेलोसिटी में चेंज आने को एक्सीलरेशन बोलते हैं। हमने आपको बताया था कि जब भी वेलोसिटी, मान लीजिए कोई बॉडी है, पहले ये बॉडी थी, ये 4 मीटर पर सेकंड चल रही थी, अचानक से 2 सेकंड के बाद after 2 seconds it is moving with a speed of 6 meter per second. So what will be the acceleration? V minus u upon t, that is equal to 6 final velocity. This is known as final velocity. U represent initial velocity minus 4 divided by 2. So that is equal to 2 upon 2, that is equal to 1 meter per second square. पहला चैप्टर मैंने छोड़ा है, आप उसे अपने भैया घर में किसी की हेल्प लेके, मम्मी या पापा की हेल्प लेके आप यूनिट्स को पढ़ेंगे। जैसे हमने बताया लेंथ की यूनिट L होती है, मास की यूनिट M होती है, टाइम की यूनिट T होती है। ये सब बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स होती है। इन्हीं यूनिट्स का यूज करके और यूनिट्स हमारी बनती है, जैसे कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस लेंथ L, टाइम लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं तो उसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर। लेंथ की मीटर हो जाएगी और टाइम की सेकंड हो जाएगी, ये सेकंड है। मास की केजी होती है, तो यहाँ पर हमारी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड, स्पीड या वेलोसिटी की। वही एक्सीलरेशन में जब हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, मीटर पर सेकंड हो गई वेलोसिटी की यूनिट, और टाइम की अगर आप सेकंड वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हमारा एक्सीलरेशन की यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। खैर छोड़िए, यहाँ पर हम लोगों को समझ में आ गया कि एक्सीलरेशन क्या होता है, तो हम लोग सीधे डिफाइन कर सकते हैं व्हाट डू यू मीन बाय एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू सिंपली द रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity. Rate of change of velocity is known as acceleration. फिर acceleration के बाद हमने retardation भी पढ़ा था। अब उसके बाद है acceleration due to gravity. तो कोई भी body under the free fall, when the body is falling on the earth, there is a fixed value of acceleration due to gravity that is equal to 9.8 meter per second square. ठीक, नोट डाल के आप यहाँ पर लिखेंगे कि acceleration due to gravity does not depends upon mass. Depend upon mass. एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मास पे डिपेंड नहीं करती है। अगर आपने बॉल को फेंका और ये 2 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो हमारा यहाँ पर क्या है? रेस्ट से। सपोज आपने बॉल को रेस्ट से फेंका तो आफ्टर 2 सेकंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉल विल बी, सो वी नो वेरी वेल v minus u upon t equal to a यहाँ पे फिक्स है, a की वैल्यू 9.8 है, we have to find the value of v, initial velocity 0 है, after 2 seconds then the value will be 19.6 meter per second. After 4 seconds you substitute the value 4 here, 6 seconds जो भी पूछा जाए आप निकाल। अगर आपने बॉल को ऊपर फेंका तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? -c, because we are doing the work against the gravity. Acceleration due to gravity does not depend upon the value of mass, whether it will be elephant or whether it will be a mouse. The acceleration due to gravity will be same for the both. Now one more thing which we have left over here, that what do we mean by types of acceleration due to gravity? Sorry, what are the types of acceleration? One is your uniform acceleration. When the continuously velocity is increasing with the time, and one is your uniform retardation, when the velocity is continuously decreasing with time. We will cover all these topics over here in the graph. Then after that we have in the next topic, what do you mean by the graphical representation of the linear equation? एक ग्राफिकल ग्राफ के माध्यम से हम लोग समझेंगे वो कि ग्राफ के अकॉर्डिंग ही कैसे होता है। तो केस 1 है, पहला हम लोग देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ ग्राफ। फर्स्ट वन इज योर displacement time graph, second one is your velocity time graph, and third one is your acceleration time graph. Okay, so in displacement time graph case 1, जब डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है? कांस्टेंट है। हम लोग टाइम बढ़ाते जा रहे हैं, देखिए, और डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल नहीं बढ़ा है। डिस्प्लेसमेंट कब बढ़ता हुआ माना जाता है? जैसे हमने टाइम बढ़ाया
तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या थोड़ा इधर बढ़े, लेकिन हम देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट की एक्सिस में कोई चेंज नहीं हो रहा, टाइम हमारा बढ़ता जा रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, here the displacement is at constant. Okay, second one is your uniform velocity. Uniform velocity, here displacement time graph is there, and as we increasing the time, the displacement is also increasing. So we know very well what do you mean by velocity, rate of change of displacement upon time, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट के साथ टाइम के साथ अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट में चेंज हो रहा है तो उसे क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। तो यहाँ पर आप देखिए 2 सेकंड पे अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट 20 था, तो 4 सेकंड पे मान लो डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना है 40, 6 सेकंड पे कितना है 60। तो आप देखिए एक सिमेट्री सी मिल रही है, 20/2, 40/4 या 60/6। हर बार हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है 10, और ये क्या वैल्यू दे दी कि हमारी 10 मीटर पर सेकंड, और हर बार वैल्यू कांस्टेंट आ रही है, तो इसे क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का भी ये ग्राफ हो गया। और अगर दूसरा तरीका आपको निकालना है तो आप किसी भी पॉइंट का स्लोप अगर निकालेंगे, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, या फिर ये वाला, ये आपने मान लीजिए इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, तो और इसको m मान लिया, तो अगर आप स्लोप निकाल लेंगे mx अपॉन my, तो भी हमारा क्या दे देगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी की वैल्यू दे देगा। या फिर आप यहाँ पर ले लीजिए, इसको लेट p मान लो, इसको q मान लो, तो अगर आप ये वाला भी स्लोप ले लेंगे, इन द स्लोप p y and q, that is the slope change in y axis upon change in x axis yq upon pq, तो भी ये हमारी क्या वैल्यू दे देगा, वेलोसिटी की वैल्यू दे देगा। तीसरा ग्राफ है हमारा वेरिएबल वेलोसिटी का। आप देखिए यहाँ पर जिस हिसाब से टाइम चेंज हो रहा है, अकॉर्डिंग टू द टाइम द डिस्प्लेसमेंट इज नॉट चेंजिंग, सो दैट विल बी द केस फॉर द वेरिएबल वेलोसिटी। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ ग्राफ व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस आर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एंड वी नो वेरी वेल, हम लोग जानते हैं वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहाँ पर देखिए एग्जांपल है, पहला है वेलोसिटी टाइम, ये कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ है कि टाइम के साथ हमारी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, और हमें इस फॉर्मूले से यहाँ से पता चल गया कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया इनक्लोज होता है वो हमें क्या दे देगा, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दे देगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर आप एरिया का वैल्यू निकाल लेते हैं तो वो आपको क्या दे देगा, डिस्प्लेसमेंट। अगर मान लीजिए आप एक क्वेश्चन ले ले, सपोज यू हैव टेकन वन क्वेश्चन इन व्हिच सपोज दिस इज द डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर and this is the time 10 second, this is the time, this is the displacement. So what this is the velocity, this is the velocity of 10 meter per second, and this is the time 10 second. So what will be the value of displacement, that is equal to velocity into time। ग्राफ के अंदर जो एरिया कर्व इनक्लोज होगा वही हमारी क्या वैल्यू दे देगा डिस्प्लेसमेंट की, that is equal to 10 into 10, 100 meter। 100 meter will be the value of this graph, this displacement। next अगर टाइम के साथ हमारी वेलोसिटी में लीनियर इंक्रीज हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे हुआ था, डिस्प्लेसमेंट के साथ टाइम में चेंज हुआ था, इंक्रीज हो रहा था टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट में, जिसे बोलते हैं हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ऐसे ही यहाँ पर हम लोग इसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, बिकॉज हियर द वेलोसिटी इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड वी नो वेरी वेल द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज acceleration। And if there is a continuously decrease in the velocity with respect to time, then it will represent the uniform retardation। अब by using these graph we will derive the equation of motion by using the graphical method। by using these graph we will derive the equation of motion by graphical method। that is the most important concept of this chapter। by using that concept we are able to solve the numerical also। So equation of motion by using graphical method, this is again very important topic, and the most important topic is this equation of motion using graphical method। equation of motion है क्या, first is v is equal to u plus at, second is s equal to ut plus half at square, and third one is v square equal to u square plus 2as। अब आप देखिए कैसे मैं डिराइव करता हूँ। सो पहला स्टेप आपको लर्न करना है, पहला स्टेप जो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, सपोज आई हैव टेकन दिस वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एंड दिस
initial velocity u is kept constant. Suppose this is the first velocity time graph is there, and हमने suppose we have taken this initial velocity u is taken as constant. Then after some time till here the velocity is kept constant, then the velocity is increases with time, and then the velocity will increases with time. So suppose this is the time axis and this is the initial velocity and this is the final velocity v, and this is the initial velocity u. So we know very well for this reason this graph is linear, because here the velocity is increasing with respect to time. So this is equal to v minus u. Suppose this is the a point, this is the b point. So what is the distance between a and b? Because till a the velocity is u, initial velocity, and at b the final velocity is v. Final velocity is v. So what is the value of this region a to b? That is equal to v minus u, and this is it represents the t. And we know very well in the velocity time graph the slope represent the acceleration. So we can simply write a is equal to slope is equal to ab upon t. And what is the value of ab? V minus u upon t a. So this becomes at equal to v minus u, and our equation equal to v is equal to u plus at. I think you all must are able to understand what are the things which I am going to tell you. These are the things. तो आई थिंक ये यहाँ पर आपको सबको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर मैंने क्या किया. यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि पहले एक कांस्टेंट वेलोसिटी u से मूव कर रहा था, फिर अचानक से इसमें मान लीजिए एक मोटरसाइकिल है बिल्कुल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, फिर अचानक से एक्सीलरेटर लगाया और इसकी वेलोसिटी बढ़ने लगी समय के साथ. तो फाइनल वेलोसिटी फिर उसके बाद रुक गया, तो फाइनल वेलोसिटी मान लीजिए कुछ आ गई और इनिशियल वेलोसिटी u थी, तो चेंज कितना है वेलोसिटी में v माइनस u. अच्छा, वेलोसिटी टाइम कर्व में जो स्लोप होता है वो हमारा क्या देता है? एक्सीलरेशन. तो एक्सीलरेशन क्या आ जाएगा? स्लोप क्या था? चेंज इन y एक्सिस. चेंज इन y एक्सिस मींस ab अपॉन चेंज इन x एक्सिस दैट इज t. so this equals to v minus u upon t. so v minus u can be by cross multiplying we can write it as v minus u is equal to at and v is equal to u plus at. Now we know that this is the first equation of motion. Now for determining the second equation of motion, we know very well area under the VT curve will give you the area under VT curve, give you the value of displacement, give you the value of displacement. पहले आप जान लीजिए यहाँ पर ये जो v है ये क्या है? फाइनल वेलोसिटी. u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी. a एक्सीलरेशन t टाइम. ये s क्या रिप्रेजेंट करता है? डिस्प्लेसमेंट. s क्या रिप्रेजेंट करता है? डिस्प्लेसमेंट. इनिशियल वेलोसिटी टाइम, एक्सीलरेशन टाइम. ये फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट. सो here basically there are two type of triangles. So displacement equal to, or we can say s equal to there is the area of rectangle and trapezium, both are included. So we can say this represent the area 1, this represent the area 2. So area total displacement in this VT curve will be area of rectangle plus area of triangle. So area of rectangle, length into breadth, length equals to u, length equal to t and breadth equal to u. So ut. Area of triangle, half base into height, half base t. Height will be v minus u, and we know very well in place of v minus u we can substitute the value at. So that is equal to s equal to ut plus half at square. This represents the second equation of motion. This represents the second equation of motion. Now one more equation is there. Suppose we need to determine the displacement. So you can determine the displacement by using this equation, and you can also determine the displacement
by making s as a subject of the formula. So what is the difference between these two equations of displacement? The basic difference between these two equations of displacement, here there is a requirement of the function of time. Time is there. Without having the value of time, you can't able to calculate the value of displacement. But we can also calculate the value of displacement without knowing the value of time also. In such a case, we can have one more condition is there. So we can we will try to adjust that condition also. Suppose this graph is taken as a ट्रेपेजियम. आप इस ग्राफ को उल्टा कर दीजिए. अगर आप इस ग्राफ को उल्टा कर देंगे तो ये एक तरीके का ट्रेपेजियम है. ये एक तरीके का क्या है? ट्रेपेजियम है. आप समझिए बात. इसको ग्राफ को शिफ्ट कर दीजिए. तो ये अगर आप इसको इधर से देखेंगे, अगर आप इधर से देख रहे हैं चीज को, तो आपको ये क्या लगेगा? ट्रेपेजियम लगेगा. तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है जो, वो क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट. क्यों? क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो हमारा एरिया होगा वो क्या दे देगा? डिस्प्लेसमेंट देगा. तो यहाँ पर जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या हो जाएगा? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट. हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट. सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है? एक तरफ तो क्या है? u, और एक तरफ क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल वेलोसिटी v, u प्लस v. और हाइट की जगह क्या है? t, क्योंकि यही तो हाइट है हमारी इस ट्रेपेजियम की, ये t. तो इन प्लेस ऑफ t you can substitute the value. t can be written as, from here t can be written as v minus u upon a, that is equal to v minus u upon a. Up a plus b, a minus b, so it can be written as s equal to half v square minus u square upon a, that is equal to v square minus u square equal to 2as. So this all these all are the three equation of motion. V is equal to u plus at, s equal to ut plus half at square, और v square is equal to u square plus 2as. इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं. इनको आपको समझना पड़ेगा. अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो you need to require try to repeat the video twice, thrice. Definitely you will get the point and ideas, and whenever you feel difficulty or whether you are not able to understand what are the things basically I am trying to say, you can write your doubts in the comment section. I will definitely try to solve all these doubts, because basically I am used to teaching for higher classes, so somehow maybe there is a problem arises due to the pace. Some problem arises where the students are saying sir आप बहुत तेज पढ़ाते हैं. ऐसा कुछ नहीं, आप समझिए. अगर आपको समझ में आएगा तो ऐसे ही हम लोग आगे भी कंटिन्यू करते रहेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके सारे न्यूमेरिकल करेंगे इस चैप्टर्स के बारे में, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे प्रोसीड करेंगे. और जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वो है लॉज ऑफ मोशन.